जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 5वां क्लास देखेंगे। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। यदि अभी तक आपने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैं उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, ठीक ना। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल, मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। आज ये जो क्लास है ये प्राचीन इतिहास का सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग कल लास्ट वीडियो में प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही मेडाइवल हिस्ट्री आएंगे। 3 क्लास में मेडाइवल हिस्ट्री को ख़त्म करना है, उसके बाद मॉडर्न की तरफ, ठीक ना। और एक और से मैं पॉलिटी भी आपको ख़त्म करा रहा हूँ शाम के क्लास में। तो 2-3 वीडियो में पॉलिटी भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एंशियंट और पॉलिटी के ख़त्म होने के बाद तो हिस्ट्री में आपका वही मेडाइवल मॉडर्न चलना लगेगा। एक तरफ से मैं देखूँगा तो आपको ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स या फिर साइंस शुरू कर दूंगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपको परेशान नहीं होना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे कंप्लीट कराना है सिलेबस। 1 तारीख से पहले मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। और बाकी जिनका एग्ज़ाम 7 को है, 15 को है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए कुछ नया भी करने की कोशिश किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उनके लिए मैं ला दूंगा। लेकिन अभी मेन प्रायोरिटी है कि जो 1 तारीख के कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, उनके लिए सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। और जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों को बता दिए जाए, उन टॉपिक्स को बता दिए जाए, ठीक ना। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है बाबू कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लड़के पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में मन भी लगता है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए डेली क्लासेस यहाँ आपको कराया जाता है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि ये क्लास प्रतिदिन सुबह 10 बजे ही आता है, लेकिन थोड़ा तबीयत डाउन है बाबू, तो इसके वजह से अभी मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ और 1 बजे इसको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया कीजिए। बाकी क्लास एक दिन भी मिस नहीं होगा। थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर हो सकता है, पता ही है आपको, मैं घर पे बैठा नहीं हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बट पढ़ाया रोज़ जाएगा, मैं रोज़ पढ़ाऊँगा आपको, ठीक ना। चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि 16 महाजनपद की चर्चा किस में है, यानी जो 16 महाजनपद है उसकी चर्चा किस बुक में है। तो 16 महाजनपद की चर्चा आपको बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। तो डायरेक्ट आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए याद कर लीजिए कि 16 जो महाजनपद है उसकी चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में है, ठीक ना। 16 महाजनपदों को हम लोग याद कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। हालांकि आपके परीक्षा में कांस्टेबल लेवल में ये नहीं पूछेगा कि ये महाजनपद किस राज्य में पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इसका लोकेशन कि वत्स किस राज्य में है, काशी किस राज्य में है। वैसे तो आपको मैक्सिमम याद ही होगा, 16 में लगभग 10 प्लस आपको याद होगा किस राज्य में है, ठीक ना। 1-2 अगर आप भूल रहे होंगे तो आप यहाँ से जाकर मैप से देख सकते हैं, ठीक। बाकी ये पूछता नहीं है, जल्दी जल्दी पूछता है आपका इन 16 महाजनपदों की राजधानी। इन 16 महाजनपदों की राजधानी पूछता है, उसको मैं आपको यहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद करा दे रहा हूँ। चलिए पहला है कि अंग अंग की राजधानी कहाँ थी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी चंपा। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए अंग से अंगना, अंग से अंगना और चंपा से चंपा। तो अंगने में चंपा नाच रही है, आप कोरिलेट कीजिए कि अंगने में किसी के चंपा नाच रही है। चंपा है ना, नर्तकी का नाम है, किसी किसी मूवी में रहता है ऐसा नाम। तो अंगने में कौन नाच रही है, चंपा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला है मगध। तो इसको तो याद करना ही नहीं है, आपको पता ही है मगध का राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज है, ठीक, ये सबको पता है। अगला है काशी। काशी की राजधानी ये भी सबको पता है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंचाल। पंचाल है, पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो अहिछत्र या कामपिल्य। अहिछत्र या कामपिल्य, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए महाभारत काल में आप पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे महाभारत आप टीवी सीरियल, जिसमें पंचाल नरेश थे। पंचाल नरेश थे ना, तो जो पंचाल नरेश थे उनसे सब जितने भी राजा थे लगभग सब कांपते थे। आप इसको ट्रिक से याद कीजिए कि सब कांपते थे, यानी सब डरते थे, उनके छत्र छाया में रहना चाहते थे, सब कांपते रहते थे, ठीक ना। अगर आपने महाभारत देखा होगा टीवी सीरियल तो आपको ये बिल्कुल भी याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी, कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है, हाटक। कम्बोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक थी, ठीक ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कम्बोज में कॉम्बो आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉम्बो। हाटक में टक आ रहा है, यानी टॉक टाइम। टॉक टाइम जो डलवाते हैं आप, कॉम्बो पैक डलवाते हैं ना टॉक टाइम, जो फ़ोन से बतियाने के लिए
जहाँ बतियाते हैं वहाँ, जहाँ बतियाते हैं वही डलवाने के लिए कॉम्बो पैक डलवाते हैं। तो इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि कॉम्बोज में कॉम्बो आ जाएगा और हाटक में टॉक आ जाएगा, यानी टॉक टाइप या टॉक से बात करना होता है, वैसे भी याद कर सकते हैं। अगला है गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो गांधार में आपका आ रहा है गा, यानी गाना गाना। ए बाबू गाना गा, क्या करना है? तो शीला नाचेगी। क्या करेगी? शीला नाचेगी। तक्षशिला में शीला आ रहा है और गांधार में गा आ रहा है, यानी गाना कोई गाएगा तभी तो कोई नाचेगा, या गाना बजेगा तभी तो कोई नाचेगा। तो आपको इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी शब्दों पर मत जाइएगा, मैं बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, कैसे भी करके आपको याद हो जाए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सूरसेन में सूर आ रहा है, सूर किसको कहा जाता है? देवताओं को सूर कहा जाता है ना। और मथुरा में थूर आ रहा है, तो देवता जो थे वो हमेशा राक्षसों को थूर देते थे। थूर मतलब जानते हैं ना, देहाती भाषा में हम लोग बिहार में बोलते हैं थूरना, मतलब कुछ देना, मारना, लतियाना, ठीक, उसी को थूरना बोलते हैं। आई होप आप जानते ही होंगे। चलिए इसको याद कर लीजिए। आठवां है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी बाबू विराटनगर थी। तो इसको कैसे याद करना है? मत्स्य से मछली टाइप का है ना, मत्स्य मछली, और विराटनगर में विराट आ रहा है। क्या आ रहा है? विराट। तो मछलियाँ जो होती हैं ये बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, आप अभी तक देखे ही नहीं होंगे, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया, शार्क हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी विराट विराट मछलियाँ हैं जिसको अभी तक आपने कभी देखा नहीं है, ठीक ना। टीवी पे देखा होगा या फिर कहीं देखा होगा, लेकिन मतलब आंखों से बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो विराट मछलियों को हम लोग नहीं देखते हैं, अभी नहीं तक देखे हैं, तो इसको कोरिलेट करके आदमी याद कर सकता है। अगला है वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए वत्स में आ रहा है वत्स, तो आदमी बोलता है ना छोटे लोगों को वत्स, या फिर शिष्य को बोलता है ए वत्स, वत्स खुश रहो। उसमें कौशाम्बी में आ रहा है आपका कौशल, यानी वत्स सब कुछ कौशल मंगल है। मान लीजिए कोई आपके पास आ रहा है, आपका छोटा भाई या कोई भी आ रहा है जो आपसे छोटा है या आपका चेला ही है, या मान लीजिए मैं ही आपको बोलूँगा, आप लोग मेरे चेले हैं, तो आपसे पूछूंगा ना क्या वत्स हाल चाल ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है, तो यहाँ से आप लोग कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, वत्स का राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे कोरिलेट करके कि वो श्रावस्ती में बस्ती आ रहा है और कौशल में कौशल ही आ रहा है, यानी बस्ती में सब कुशल मंगल है। इसको भी आप कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा कि बस्ती में कुशल मंगल है तो कौशल हो जाएगा। अगर वही वत्स की राजधानी कौशाम्बी कैसे याद करेंगे? तो वत्स सब चीज़ कौशल कुशल मंगल है ना। आई होप इन दोनों को आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। चलिए अगर इससे अच्छा आपको ट्रिक मन में भा रहा होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। जो अभी हमको प्रेजेंट टाइम में समझ आ रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक ना, मैं कहीं से लिखा नहीं हूँ। जो अभी प्रेजेंट टाइम में दिमाग में आ रहा है वही आपको बताते रहूँ। अगला सवाल है, सॉरी अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी आपको उज्जैन, या फिर इसको ये महिष्मती भी इसको बोला जाता था। तो अवंती को कैसे याद करेंगे? तो देखिए अवंती में अवंती में अमन आ रहा है, ठीक ना। हम इसको कैसे याद कर लेंगे? अमन, अमंती, अमंती, इसको पढ़ते हैं लोग अमंती, लेकिन अमंती भी बोल दीजिए पढ़ने के लिए। तो अमंती में अमन आ रहा है, उज्जैन महिष्मती में उज्जैन में उजड़ा हुआ आ रहा है, यानी अमन जो है उसका मान लीजिए कि सर का बाल उजड़ा हुआ है, यानी नहीं है सर पे उसका बाल नहीं है, ठीक ना। या फिर याद कर लीजिए कि महिष्मती में मती आ रहा है, ठीक, मती, मती भी उसकी मराई हुई है। बाकी आप यदि देखे होंगे बाहुबली मूवी तो उसमें ये साफ अवंती का चर्चा किया गया है और महिष्मती का भी चर्चा किया गया है। तो आपको तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मूवी देखे होंगे, नहीं तो यह आपसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त अमन है जिसका कि जो मती है उजड़ा हुआ है, ठीक। चलिए अगला है मल। मल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी बाबू? तो उसकी राजधानी कुशीनगर थी या कुशीनारा थी, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे? तो मल से माला हो जाएगा, माला जो माला पहनते हैं ना गले में वो, और कुशीनगर से या कुशीनारा से कुश हो जाएगा। कुश, कुश देखे हैं जिससे कि हाथों छिला जाता है, या फिर जब पूजा पाठ होता है तो पैती के रूप में ये जो मिडिल फिंगर है आपका उसके बगल वाले, यानी जिसमें रिंग पहना जाता है, जब आप रिंग पहनाएंगे, जब आपका शादी होगा बिहार पुलिस का नौकरी कर लेंगे, जब रिंग पहनाएंगे ना तो उसी अंगुलियां में पहनाएंगे जिसमें कुश पहना जाता है, ठीक ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो इधर भभुआ रोहतास गया के होंगे, पटना के होंगे, वो कुश का अर्थ समझते होंगे। नहीं होता है जी, लंबा लंबा होता है, ब्याह शादी में लाते हैं सब, जिसमें ये रिंग वाले अंगूठी में पहना जाता है, तो उसको कुश याद कर लीजिएगा कि वो कुश माला के रूप में आदमी पहन ले रहा है, ठीक। माला को उसको मान लीजिए, हम अंगुली में ना पहन कर माला पहनेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुरु। कुरु आपका महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए ये भी याद करेंगे महाभारत से। महाभारत में आप जानते होंगे कौरव,
कौरव थे और पांडव थे, तो कौरव से कुरु याद कर लीजिए और इंद्रप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ याद कर लीजिए। तो आपको पता ही है कि पांडव इंद्रप्रस्थ चाहते थे, लेकिन कौरव नहीं देना चाहते थे। कौरव में जो वो था दुर्योधन था, वो नहीं देना चाहता था। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। कहाँ है? शक्तिमती। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए चेदी में आ रहा है चे और दी, यानी इसको कैसे याद करेंगे? चे से चैनल और दी से दीदी, यानी चैनल दीदी, जो दीदी है चैनल चेंज कर दो, शक्तिमान आ रहा है। क्या आ रहा है? शक्तिमान आ रहा है। चैनल दीदी चेंज कर दो, यानी मान लीजिए आपका दीदी कोई देख रही हैं टीवी, तो उनको कहिए कि दीदी चैनल को चेंज कर दीजिए, शक्तिमान आ रहा है, मुझे शक्तिमान देखना है। आप इसको कोरिलेट करके याद कर लीजिए। बाबू मैं बता रहा हूँ ना, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठाइएगा कि मैं क्या बोला हूँ और क्या कोरिलेट करवाया हूँ। आप कभी भी नहीं बोलिएगा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये क्या बोल रहा है ससुरा, ये चेदी शक्तिमती चैनल दीदी कह रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसको एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, फिर अपने आप से एक बार इसी चीज़ को दोहराइएगा ना, तो आप इस सोरहो महाजनपद कभी नहीं भूलिएगा उसका राजधानी। ठीक ना? ठीक, यकीन नहीं है तो करके देख लीजिएगा। अगला है वज्जी। वज्जी, इसकी राजधानी आपको वैशाली, विदेह या मिथिला। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको कैसे याद करेंगे? वाजी में वाहजी आ रहा है, वाहजी यानी वाहजी। तो वाहजी का जो है वो उनका देह है, देह मतलब शरीर, वो विशाल हो गया है, यानी मतलब पूरा मोटा गए हैं वो। ठीक ना? पूरा मोटा गए हैं। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है अस्मक या अस्सक। अस्मक की राजधानी पोटली थी। ठीक, ये भी पूछता है परीक्षा में, तो इसको कैसे याद करेंगे? हमारा अंतिम महाजनपद है, तो अस्मक से अश्व आ रहा है। देखिए अश्व आ रहा है ना, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो मान लीजिए कोई घोड़ा है, वो बहुत मतलब शातिर है, बहुत बदमाश है। नहीं देखे होंगे किसी किसी फिल्म में, घोड़ा बहुत दौड़ने लगता है, नहीं बात मानता है, पगला जाता है, तो उसको नाथने के लिए या फिर उसको शांत करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया गया मौका कि आप कोशिश कीजिए, तो आप उसको पटा लिए, यानी घोड़े को पटा लिए। पटाने का अर्थ लड़की पटाने का अर्थ मतलब मत समझ जाइएगा। ये पटाने का अर्थ है घोड़ा को पटाना है। पटाने का मतलब हुआ कि उसको मतलब ये हो गया कि घोड़ा आपसे मान गया। ठीक ना? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अस्मक की राजधानी कहाँ हो गया? पोटली, यानी घोड़े को आपने पोट लिया। चलिए आप समझ गए होंगे। या मान कर चलिए कि अश्व पे आप पोटली लेकर जा रहे हैं, पोटली का नाम सुने ही होंगे। तो ये जो 16वां महाजनपद है, मैंने आपको बाई ट्रिक याद कराने की कोशिश किया। पहले से कोई अगर ट्रिक मेरे पास रहता तो मैं अच्छे से और याद कराता, बाकी अभी जो प्रेजेंट टाइम में समझ में आ रहा था मैंने आपको बताया, और आई होप यही ट्रिक आपको परीक्षा में भी काम आएगा। परेशान मत होइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इस PDF में इसको देख लीजिएगा, लोकेशन देख लीजिएगा कि ये कहाँ लोकेट है। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं बाबू। 16वां महाजनपद की राजधानी मैंने आपको याद करा दिया। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से वे दो महाजनपद है जो गणराज्य थे? अच्छा ठीक है, तो कौन से थे? वो मल थे और वज्जी थे। कौन? मल और वज्जी। तो मल की राजधानी कहाँ मैंने आपको बताया? तो मल मतलब माला, और किसका माला? तो कुश का माला, तो कुशीनगर या कुशीनारा। और वज्जी की राजधानी मैंने क्या बताया था? वाजी, आपका देह क्या हो गया है? फैल गया है, यानी विदेह हो जाएगा इसकी राजधानी। मिथिला भी राजधानी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, और वैशाली भी राजधानी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अब पढ़ते हैं हम लोग जो मगध साम्राज्य है उसके जितने वंश हैं, मगध साम्राज्य के वंश, उसके बारे में। देखिए मगध साम्राज्य के वंश के बारे में हम यह बात कर लेते हैं, कौन कौन सा वंश था मगध साम्राज्य में। सबसे पहले था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश था। इसका ट्रिक है हसीन, शिशुनाग वंश, नागदशक वंश, हसीन मौसूक मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। तो इसका ट्रिक है हसीन मौसूक सा, हसीन मौसूक सा, हसीन मौसूक सा। इसको 5-6 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हसीन मौसूक सा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नागदशक वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश। ठीक, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हसीन मौसूक सा, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश। समझ गए? तो चलिए उसी में सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्यक वंश की बाबू राजधानी कहाँ है? सॉरी राजधानी बोल रहे हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार। अगर राजधानी को पूछा जाए तो राजगिरी था। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुराणों में बिंबिसार को क्या कहा गया है? पुराणों में बाबू बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणी। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन्हीं को मैंने लिया है। ठीक ना? जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है।
अगला सवाल है, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो बाबू पितृहंता वंश के रूप में आपको हर एक वंश ही जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी शासक आते हैं ना, वो अपने पिता की हत्या करके आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बिंबिसार है, तो बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, वो अपने ही पिता का हत्या किया था, ठीक ना। तो अपने पिता का हत्या कर दिया, तो पिता का हत्या करके और राजा बना, तो वो पितृहंता ही कहलाएगा। उसके बाद जो उदयन था, वो भी अपने ही पिता यानी अजातशत्रु की हत्या किया था, ठीक। तो इसलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी रोग के निवारण के लिए भेजा था? तो चंद्रप्रद्योत थे, इनकी एक असाध्य रोग हो गया था, ठीक ना। उनके निवारण के लिए भेजा थे, जीवक भेजे थे और वो ठीक भी हो गए थे। चलिए अगला सवाल है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था बाबू? तो अजातशत्रु का उपनाम आपको कुड़िक था। और मैंने आपको बौद्ध धर्म वाले वीडियो में बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय हुई थी। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले अजातशत्रु ही आता है। वहाँ मैं आपको ट्रिक बताया था ना, अ क हैं। तो आज हम लोग तीन के बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। अब चौथा भी पढ़ लेंगे, कनिष्क भी पढ़ लेंगे, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे कनिष्क भी। यानी इन चारों के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से याद भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी? तो बाबू आपको उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू? तो हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया? तो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को कौन बनाया था? तो आपको बाबू शिशुनाग बनाया था। कौन बनाया था? शिशुनाग। इसके बाद अगला सवाल है कि किस शासक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया, यानी दूसरी राजधानी बनाया? तो वो कालाशोक था। ये पूछता है परीक्षा में, इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको याद दिला रहा हूँ कि कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया था, ठीक ना। तो हम लोग दो कंप्लीट कर लिए, एक ये वाला अ को कंप्लीट कर लिए और ये क का कंप्लीट कर लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस शासक को एकराट और एक छत्र की उपाधि प्रदान की गई थी? यानी एकराट और एक छत्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो बाबू महापद्मनंद को दी गई थी, ठीक ना, जो कि आपको नंद वंश का संस्थापक था। इसको एकराट और एक छत्र की उपाधि दी गई थी। इसी को सर्व छत्रांतक भी बोला जाता है, यानी जो क्षत्रियों को नाश करने वाला, इसको बोला जाता है। तो ये भी उपाधि आपको याद कर लेना है, ठीक। अगला सवाल है कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो बाबू सबसे पहले केंद्रीय शासन पद्धति कौन लाया था? तो वो महापद्मनंद लाए थे। कौन लाए थे? महापद्मनंद, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बाबू नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि आपका जब घनानंद के समय किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन किया था? सिकंदर। चलिए अब सिकंदर के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले एक सवाल है कि भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण कौन किया था? तो सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। कौन किया था? डेरियस प्रथम ने किया था, ठीक। चलिए अब सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर से आपका सवाल परीक्षा में पूछता ही है, इसलिए कि ये जितने भी घटनाएं हैं मगध साम्राज्य वो बिहार के क्षेत्र में पड़ती हैं, तो आपको प्रश्न बनने की संभावना है। अगला सवाल है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने, यानी सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी जो पोरस के साथ लड़ाई हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो नदी था झेलम नदी, जिसको मैंने आपको वैदिक सभ्यता वाले वीडियो में बताया था कि झेलम का जो पुराना नाम था वो क्या था? विस्तता था, ठीक ना। और इसको ये लोग हाइडेस्पीज भी बोलते थे। आपके परीक्षा में कोई भी अगर ऑप्शन में रहे, झेलम रहे, विस्तता रहे या हाइडेस्पीज रहे, आपको मार देना है। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था बाबू? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 BC में किया था, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी आपको 323 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ठीक ना। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर से कुछ जीवन परिचय के कुछ सवाल देख लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था। इनकी माता जो थी वो अपने मतलब हस्बैंड का, यानी सिकंदर के पिता को जहर देकर मुआ दी थी, ठीक। घोड़े का नाम बहुफेकला था, घोड़ा पूछ देता है आपको। पत्नी का नाम इनका रेक्सोना था या रुखसाना था, कहीं कहीं लिखा हुआ है। इनका गुरु का पूछता है, गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था। क्या था? अरस्तु। इसके थल सेनापति का नाम क्या था? तो वो था आपका सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर इसका थल सेनापति का नाम था। और जल सेनापति का बाबू नाम क्या था? तो जल सेनापति का नाम था निर्याकस। क्या था? निर्याकस। चलिए यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। एक बार हम पेपर दे रहे थे, कोई हमको याद नहीं आ रहा है, कोई ऑनलाइन पेपर दे रहे थे, ये पूछ दिया था, तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो हम कहें ये ससुरा ये कौन सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना। ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा था? बाबू सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा था। कितने दिनों तक? 19 महीनों तक रहा था। चलिए अगला सवाल है, सिकंदर भारत से क्या प्राप्त करने के लिए आया था? तो सिकंदर जो आक्रमण कर रहा था उसका मेन मोटिव क्या था? मतलब वो क्या चाहता था भारत से? तो वो भारत से कुशल बढ़ई के लिए आया था, ठीक ना।
चलिए, यहाँ सिकंदर समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ। मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना बाबू चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो बाबू आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। ठीक ना, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन्हीं की सहायता से घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक ना, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर से कब युद्ध किया था, यानी उसको कब पराजित किया था? तो बाबू उसको पराजित 305 बीसी में किया था। ठीक ना, 305 ईसा पूर्व में किया था और पराजित करके अब सेल्यूकस निकोटर इतना तेज था कि अपनी जो बिटिया थी उसी से शादी करवा दिया था। सेल्यूकस निकेटर की बिटिया का नाम कार्नेलिया है, उसी से शादी करा दिया था और वैवाहिक संबंध स्थापित करवा दिया था। चलिए, अगला सवाल है कि सर्वप्रथम जिस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से बुलाया है वो कौन है? तो देखिए, सेंड्रोकोटस नाम से सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने बुलाया है। ठीक ना, ये भी परीक्षा में पूछता है, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार दिया था? तो बाबू ये प्लूटार्क एक इतिहासकार है, इनके अनुसार 500 हाथी उपहार में दिया था। आप समझिए कार्नेलिया के पीछे कितना पागल था। एक शादी किया कार्नेलिया से, सुंदर थी, हालांकि सुंदर ही थी, लेकिन सुंदर का अनुसार थोड़ी ना कि सारा राज्य पट देता। तो 500 हाथी का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ना हुआ जी। लेकिन चलिए, क्या कीजिएगा, हम और आप लोग अब क्या कर सकते हैं। उस समय रहते तो कुछ हम थोड़ा बहुत यूट्यूब से ज्ञान देते उन लोगों को। चलिए, अगला सवाल है, किसके शासनकाल में गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था? तो बाबू चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। ठीक ना। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो बाबू चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम दिनों में क्या अपनाया था? जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक ना। और भद्रबाहु के साथ, यहाँ अगला सवाल है, तो भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ चला गया था और संलेखना किया था। संलेखना का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या होता है? संलेखना का अर्थ होता है कि बिना जल पानी, सॉरी, बिना जल और अन्न ग्रहण किए। ठीक ना, जल और पानी तो एक ही हो गया, ससुरा जल और पानी बोल रहे हैं। बिना पानी और अन्न ग्रहण किए हुए रहना, उसी को संलेखना बोलते हैं। मतलब आप उपवास करके शरीर को त्याग करना ही संलेखना बोला जाता है। यानी बिना खैले पियले रहना और उसके बाद आप शरीर त्याग देंगे तो वो आपको संलेखना में आएगा। ठीक ना। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाए थे और भद्रबाहु के साथ ये चले गए थे कहाँ? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो पड़ता है वहाँ गए थे और संलेखना किया था। और संलेखना का अर्थ बताइए दिए कि उपवास रखना है आपको और अपना शरीर को त्यागना है उपवास रहते हुए। चलिए, अगला सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में कहा गया है बाबू? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। पूछता है आपको कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। इसको कैसे याद कीजिएगा? एकदम सिंपल है, मुद्रा राक्षस में राक्षस आ रहा है, क्या आ रहा है? राक्षस। और विशाखदत्त में विशाल आ रहा है। देखिए, विशाल, राक्षस बहुत बड़े बड़े होते थे, विशाल होते थे। देखते थे ना आप, जैसे त्रिष्टा राक्षस आती, एकदम पूरा, मतलब इतना बड़े वो थी कि हिमालय पर्वत छोटा पड़ जाएगा। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा कि मुद्रा राक्षस से राक्षस आ गया और विशाखदत्त में विशाल आ गया। ठीक ना। चाहे मान लीजिए कि उसका विशाल दांत था, दांतों कोनो कोनो के बड़ा एकदम खपड़ा जैसा होता था, तो उसे आप कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो बाबू मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। ठीक ना, इंडिका। और परीक्षा में ये भी पूछता है कि किस बुक में मौर्य काल के समय समाज को 7 भागों में बांटा गया है? तो बाबू मौर्य काल के समाज को 7 भागों में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही बांटा गया है। ठीक ना। अगला सवाल है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? कौटिल्य का, यानी वो जो विष्णुगुप्त थे उनका है। इसमें कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? यानी अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? ये भी डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछता है। तो 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है, किसके दरबार में सीरिया के नरेश अंतियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा था? तो बाबू डाइमेकस को भेजा था कौन? एंटियोकस भेजा था। और किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। बाबू इसको कैसे याद करना है? तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो देखिए, बिंदुसार से बिंदी आ रहा है, क्या आ रहा है? बिंदी, बिंदी आ रहा है। आपको पता है कि लड़कियाँ बिंदी उंदी लगाती हैं, बिंदी या औरत बिंदी लगाती है ना, या माथवा पर बिंदी लगाती है। माथवा मतलब कपड़ा मत समझ लीजिएगा, माथवा मतलब ये ललाट पर बिंदी नहीं लगाती है गोल। और डाइमेकस से मेकअप आ रहा है। देखिए, मेकस, मेकअप, मेकस स की जगह प अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मेकअप आ जाएगा। तो अगर लड़कियाँ बिंदी उंदी लगाएंगी तो मेकअप करती ही हैं, वो मेकअप में ही आ जाएगा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो बिंदुसार आपको आजीवक संप्रदाय को मानता था। देखिए, ये बिंदुसार है, ठीक ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, यानी जो अशोक के पिताजी हैं, वो बिंबिसार के मैंने आपके बारे में पढ़ाया था। मतलब आपके बारे में नहीं, मतलब बिंबिसार के बारे में पढ़ाया था पहले आपको। वो बिंबिसार था और ये बिंदुसार है। ठीक ना। चलिए,
गर्मी हो रहा है, क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमागो हिल जा रहा है। लाइट ये क्या बोलते हैं, पंखा उंखा बंद करके वीडियो बनाना है। एयरफोन है मेरे पास, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है दिमागवा। चलिए ठीक है ना। अगला सवाल है कि बिंदुसार को क्या कहा गया है बाबू। बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो अमित्रघात कहा गया है, शत्रु विनाशक कहा गया है, भद्रसार कहा गया है, सिहसेन कहा गया है। तो आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है। अब ये अगर कहीं पूछ देगा कि किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये रेयर केस में, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। मित्रघात कहा गया है, शत्रु विनाशक भी कहा गया है उसको, भद्रसार आपको वायु पुराण में कहा गया है, और सिहसेन उसको जैन ग्रंथों में कहा गया है। तो हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए, बस ये पूछ देगा कि अमित्रघात किसको कहा गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कितना भी कुछ हो, कंटेंट में कमी नहीं होगी। आपका जो भी कंटेंट दिया जाएगा, मैं बहुत मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो, बहुत जगह से आपको 5-6 बुकों से अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखता हूँ, प्रीवियस ईयर को पहले देखता हूँ, और उसके बाद कंपाइल करता हूँ, तब समय लगता है। नहीं तो ऐसा ही पहले ही से बनाकर पीडीएफ डाल दिया होता, कोई दिक्कत थोड़ी ना था। लेकिन नहीं, लड़ना चाहिए परीक्षा में, प्रश्न लड़ना चाहिए, इस वजह से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी मेहनत कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला सवाल है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय रहता है बाबू। ये भी प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का आपका वायसराय था, ठीक ना। और उज्जैन का मैंने आपको राजधानी बताया ही था, उज्जैन से हो गया उजड़ना। महिष्मति यानी मति किसका उजड़ा हुआ है, तो बाबू आपके दोस्त जो अम्मन है उसका उजड़ा हुआ है मति, या उसका सर का बाल उजड़ा हुआ है, कुछ भी आपको याद करना है, ठीक ना। अगला सवाल है, अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था, तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 BC में कराया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है, कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो बाबू कलिंग आक्रमण की जानकारी आपको हाथी गुम्बा अभिलेख से मिलती है, ठीक। हाथी गुम्बा अभिलेख, ठीक ना। आपको मैंने जब अभिलेख पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि हाथी गुम्बा अभिलेख किससे संबंधित है। चलिए अगला सवाल है कि कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था, तो बाबू कलिंग के राजा कौन था, नंदराज। यानी कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। और कलिंग का आक्रमण कब हुआ था बाबू, तो 261 BC में। ये डेट भी पूछता है। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, तो उस समय उसका राजा कौन था, कलिंग का शासक नंदराज था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया। यानी कलिंग में जो बहुत मारधाड़ हुआ था, बहुत लोग मरे थे, तो उससे धर्म उसका परिवर्तन हो गया, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया, तो धर्म को भी परिवर्तन कर लिया। तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक ना, बौद्ध धर्म। और उसने भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ चला गया, भेरी घोष से धम्म घोष। परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि कलिंग विजय के उपरांत भेरी घोष से का मतलब किसको स्वीकार किया, तो धम्म घोष को स्वीकार किया, यानी भेरी घोष से धम्म घोष। और अगर धर्म पूछेगा तो बौद्ध धर्म हो जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किस से प्राप्त की थी, तो बाबू बौद्ध धर्म से की शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से प्राप्त की थी, ठीक। चलिए उसके बाद उनका अगले गुरु मुगलीपुत्र तिस्य भी हो गए हैं। और आपको मैंने बताया ही था बौद्ध धर्म के वीडियो में कि तृतीय बौद्ध संहिता आपको अशोक के ही समय हुई थी, ठीक ना। तो उसको मैं रिवाइज भी आपको करा दिया। अगला सवाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो बाबू श्रीलंका भेजा था, ठीक। अगला सवाल है कि अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान किया था, उनके नाम क्या है। तो देखिए आपका परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देगा कि इनमें से अशोक द्वारा जो आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान किया गया था, उसमें से कौन नहीं है। तो कौन है पहले ये याद कर लीजिए, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व चोपड़ी, ये 4 हैं, ठीक ना। कौन कौन है, तो बाबू कौन कौन है एक बार देख लीजिए फिर। एक सेकंड बाबू, वही कुल क्या हो रहा है। हाँ इसको हटा देते हैं, तब देखिए इसको हटा देते हैं, तब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए 4 गुफाएं कौन थी, एक सुदामा था गुफा का नाम, एक कर्ण गुफा का नाम था, एक चौपड़ा गुफा का नाम था, उसके बाद विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं थी, ठीक ना। परीक्षा में पूछ देगा, इन्हीं 3 का नाम रहेगा, एगो ऐसा नाम रहेगा जो कि इनमें से नहीं रहेगा, उसी को आपको टिक करना है। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। यानी जो अशोक शिलालेख अपना बनवाया था, निर्माण करवाया था, उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी भाषा प्रकृति थी। और वही लिपि के बारे में अगर पूछेगा तो उसमें 4 लिपि इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि। ये चारों लिपियों में उसकी जो शिलालेख थी वो थी, ठीक ना। और भाषा पूछेगा तो प्रकृति भाषा। अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो बाबू कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वीं शिलालेख में है। किस शिलालेख में, 13वीं शिलालेख में है। देखिए महत्वपूर्ण शिलालेख आपको याद कर लेना है, अपने अपने से आपको महत्वपूर्ण शिलालेख 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13 और इन सभी शिलालेख को आप याद कर लीजिएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा 13वां शिलालेख और प्रथम शिलालेख पूछता है, ठीक ना। लेकिन आप इन सभी शिलालेख को एक बार अपने बुक से देख लीजिएगा, लुसेंट बुक में दिया है उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम
1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी? तो बाबू कौन थे सबसे पहले जिसको पढ़े थे? जेम्स प्रिंसप थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसप। वही कभी कभी पूछता है कि इनके शिलालेख को खोज किया कौन किया था, तो शिलालेख का खोज कौन किया था? अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम ही आपको बता दे रहे हैं। आपको याद है तो आप बताइए नहीं करेंगे, हमको पता है कि आप कितना पढ़ने में मतलब वो रखते हैं, ठीक ना। तो इसका जो खोज है वो किया था आपको फिनथेलर ने। कौन किया था? फिनथेलर। कहीं कहीं इसको फैनथेलर भी बोलते हैं। बाकी आपको ये सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त हुई थी पढ़ने में वो पूछता है, यानी सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे। अगला सवाल है बाबू कि टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली के तुगलकाबाद में किसने स्थापित किया था? तो टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, ठीक ना। FST, इसके बारे में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बाबू किस स्तंभ लेख में मगध का सम्राट अशोक ने खुद को बताया है? तो वो भाब्रू स्तंभ लेख हो जाएगा। कौन सा? भाब्रू स्तंभ लेख। ये सब जितने इंपॉर्टेंट सवाल है मैं बता रहा हूँ आपको, यही सब सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है अशोक के अधिकतर अभिलेखों का नाम में उसका नाम क्या है? तो अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी के रूप में अधिकतम अभिलेखों में है, ठीक। अगला सवाल है कि पुराणों में अशोक का किस नाम से कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन बोला गया है। क्या बोला गया है? अशोकवर्धन। अगला सवाल है कि पुस्तक जो है राज तरंगिणी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कल्हण, ठीक। चलिए अगला सवाल है मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक। मौर्य काल में चिकित्सक को क्या बाबू कहा जाता था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछता है। भेषज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भेषज। अगला सवाल है कि मौर्य काल में बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवदेयमात्रिक कहा जाता था, ठीक ना। अवदेयमात्रिक कहा जाता था। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। तो यहाँ से प्रश्न एक बनेगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलिए अगला सवाल है कि पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? तो बाबू पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध कराने वाला पुष्यमित्र शुंग था, ठीक ना। अगला सवाल है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ही ने कराया था। अगला सवाल है कि जो सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, जिसको अशोक ने बनाया है, इसकी वेदिका का पुनर्निर्माण यानी वेदिका में लकड़ी के स्थान पर इसने पत्थर लगवाया, वो कौन कराया था? तो ये बाबू पुष्यमित्र शुंग ही ने करवाया था। कौन कराया था? पुष्यमित्र शुंग ही ने कराया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में किसके प्रेम प्रसंग की चर्चा है? ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब अब शुंग वंश में आ गया। मौर्य वंश के जितने भी एक्सपेक्टेड प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया, तो शुंग वंश से ही संबंधित है। कि कालिदास की जो पुस्तक है, तो सबसे पहले आपको पूछ देगा कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। इसमें किसके प्रेम प्रसंग की चर्चा है? तो बाबू अग्निमित्र। अग्निमित्र शासक था शुंग वंश का। अग्निमित्र और मालविका का चर्चा है, ठीक ना। अगला सवाल है कि किसके दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था? तो मैंने आपको जब बताया था ये अभिलेख वाला वीडियो, तो उसमें ही बताया था आपको हेलियोडोरस के बारे में, ठीक ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपको भागभद्र। भागभद्र के दरबार में ये आया था, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म को अपना लिया था, ठीक। अगला सवाल है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो बाबू शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या कौन किया था? वासुदेव किया था। और किस वंश की स्थापना किया था? तो कण्व वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। अगला सवाल है कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश, यहाँ कण्व वंश भी पढ़ लिए, और उसका अंतिम शासक सुशर्मा था। उसका हत्या कौन किया था? तो बाबू शिवमुख किया था, और हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सातवाहन वंश, ठीक। चलिए अब हम लोग सातवाहन वंश के प्रश्नों को देखते हैं कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी बाबू? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है। तो प्रतिष्ठान थी, और ये परीक्षा में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं देखिए एक सीरियल वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे कि मान लीजिए पाषाण काल पढ़ाया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ाया, और उसके बाद मौर्य ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म के बारे में पढ़ा दिया आपको। उसके बाद फिर मैं महाजनपद काल के, उसके बाद मगध साम्राज्य के वंशजों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सिलेबस को खत्म करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक ना। चलिए अगला है सातवाहन समाज कैसा समाज था? तो बाबू सातवाहन जो समाज था वो कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। चलिए अगला सवाल है कि कौन से वंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया? तो देखिए ये परीक्षा में पूछता है कि वो कौन सा वंश है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है, तो वो है सातवाहन वंश, ठीक ना। अगला सवाल है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान किसने शुरू किया? तो भूदान देना किसने शुरू किया था? सातवाहनों ने शुरू किया था, ठीक। अगला सवाल है कि किस वंश के शासक अपने सिक्कों में शीशे का इस्तेमाल करते थे? बाबू सिक्के के शीशे कौन चलाए हैं? तो सातवाहन वंश ने चलाए हैं, सातवाहनों ने चलाए हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है
कि नानाघाट अभिलेख संबंधित है, तो बाबू नानाघाट जो अभिलेख है ना वो सतकर्णी प्रथम से संबंधित है, जो कि सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक था, ठीक ना। इसी अभिलेख में सबसे पहले ब्राह्मणों को दान देने की बात की, मतलब वो चर्चा किया गया है। चलिए, भूमिदान का पहला साक्ष्य यही से मिला है। अगला सवाल है, अब हम लोग सातवाहन वंश को भी खत्म कर दिए, अब हम लोग आते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में देख लीजिए प्रश्न, मौर्योत्तर काल का प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने शुरू किए थे? तो बाबू सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन किए थे? तो हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के शुरू किए थे। वही आपको पूछ देगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, अगर सबसे पहले पूछेगा तो पहला सोना का सिक्का हिंद यूनानी ने चालू किया था, लेकिन अगर सर्वाधिक शुद्ध पूछेगा तो वो कुषाण किए थे, और वही सर्वाधिक मात्रा में पूछ देगा तो आपको गुप्त हो जाएगा। देखिए, ये तीन चीज़ आपको फैक्ट याद करना है। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हो जाएगा हिंद यूनानी, यानी यूनान के लोगों ने। अगर सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो आपको कुषाण मानना है, ठीक ना। कनिष्क के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था। अगर सर्वाधिक मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा सोने का सिक्का कौन जारी किया था, तो वो गुप्त काल के समय, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नागसेन एवं मीनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन के किस पुस्तक में है? तो बाबू, नागसेन एवं मीनांडर के वार्तालाप की चर्चा आपको उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। कौन सा पुस्तक है बाबू? मिलिंद पन्हो ना। मीनांडर के बारे में मैंने आपको बताया था जब बौद्ध धर्म का सवाल करा रहा था कि ये कि कौन मीनांडर कौन था। बाकी आप याद कर लीजिए कि मीनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऊपर मैं आपको बताया हूँ। इसे युद्ध हुआ था जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग ने इसको हरा दिया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रंगमंच में यौनी का, यानी इसको हम लोग पर्दा बोलते हैं, इसका शुभारंभ किसने किया? तो वो हिंद यूनानियों ने ही किया था। अगला सवाल है, शक राजाओं को अपने आप को क्या कहते थे? जो शक राजाएँ थे ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, ठीक ना। देखिए, वीडियो बाबू थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा से मतलब नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारा टॉपिक्स को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक ना। तो लंबा के लिए परेशान नहीं होना है। अगला सवाल है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बाबू कौन जारी किया था? कुषाण ने। तांबे के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे कुषाण ने जारी किए थे सर्वाधिक मात्रा में, ठीक ना। अगला सवाल है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो बाबू, विक्रम संवत की शुरुआत आपको 57 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रमादित्य किए थे, ठीक ना। उज्जैन के स्थानीय राजा थे, ये शकों को हराकर विक्रम संवत की मतलब शुरुआत किए थे, ठीक ना। और विक्रमादित्य इनका उपाधि था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कुषाण की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण की राजधानी बाबू परीक्षा में पूछता है, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी, या फिर पुरुषपुर भी इसका नाम है, ठीक ना। और चलिए अगला सवाल है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबू, कुषाण वंश के संस्थापक आपको कुजुल कडफिसिस थे। कुजुल कडफिसिस परीक्षा में ये भी पूछ देता है कुषाण वंश के संस्थापक, तो उसकी याद कर लीजिएगा। और वही पूछेगा कुषाण वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो बाबू, सर्वाधिक महान शासक आपको पता ही है, इसका नाम कनिष्क थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कुषाण शासक द्वारा शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? बाबू, जब ये राज्याभिषेक इनका जब हो रहा था 78 ईस्वी में। देखिए, वो जो था, आपको एक सेकेंड, ये जो था विक्रम संवत, ये 57 ईसा पूर्व है, यानी BC में है ये। और ये जब हम अब लोग चलने लगे, यानी ये जो है ईस्वी है, यानी AD है ये, ठीक ना। यानी 78 ये AD है, यानी यीशु मसीह के 78 साल बाद कुषाण जो है वो शक संवत की शुरुआत किया था, ठीक ना। आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल है कि भारतीयों को महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो जो भारत का महान रेशम मार्ग है वो कनिष्क ही द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क के समकालीन, देखिए परीक्षा में पूछ देता है कि इसमें से कौन कनिष्क के समकालीन थे, कौन कनिष्क के समकालीन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी यहाँ लिख भी दिया हूँ, आपको PDF में ट्रिक मिल भी जाएगा, और इसको याद भी कर लीजिए। जो कनिष्क के समकालीन हैं इसमें अश्वघोष हैं, नागार्जुन हैं, चरक हैं, पार्श्व हैं, वसुमित्र हैं, वात्स्यायन है, ये सब जो है कनिष्क के समकालीन है, ठीक ना। कनिष्क के समकालीन है। इसको कैसे याद करेंगे? तो अश्व नाचे पाव पर, इसका ट्रिक है अश्व नाचे पाव पर। अश्व से हो जाएगा आपका अश्वघोष, ना से हो जाएगा नागार्जुन, चे से हो जाएगा चरक, इनका राजवैद्य था जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। पा से हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, व से हो जाएगा वसुमित्र, व से हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र की ही रचना आपको महाविभाज सूत्र है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक ना। और आपको व से वसुमित्र हो जाएगा, और व से ही वात्स्यायन हो जाएगा, ठीक ना। अब इस प को आप मतलब इग्नोर करना है। तो अश्वनाचे पाव पे आपको मैंने ट्रिक बता दिया, एक बार देख लीजिए। अश्वनाचे पाव पे का ट्रिक, अश्वनाचे पाव पर का ट्रिक का अर्थ क्या हुआ? अश्व से हो जाएगा अश्वघोष बाबू,
उसके बाद हो जाएगा ना से नागार्जुन, च से चरक सहित चरक हो जाएगा, और पा से हो जाएगा पार्श्वनाथ, व से वसुमित्र और वात्स्यायन हो जाएगा। आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि इसमें कौन से कनिष्क के समकालीन है, कौन से कनिष्क के समकालीन नहीं है। अगर कौन से है तो 3 गो ऑप्शन नहीं है रहेगा और 1 रहेगा रहने का। अगर पूछ देगा कौन नहीं है तो 3 गो रहेगा रहने वाला, 1 गो नहीं रहेगा नहीं रहने वाला, ठीक ना। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझे होंगे, मैं जो पढ़ाया हूँ उसको अच्छी तरह से समझे होंगे। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा PDF से। टेलीग्राम पर मैं PDF डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम सक्सेस ट्रैक है, लोगो यही चैनल वाला है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्टिव में उसका लिंक भी दे दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है बाबू, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस को मैं कंप्लीट करा दूंगा। टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ, खुद मैं जॉब कर रहा हूँ, आपको पता ही है। तो थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर हो सकता है, थोड़ा तबीयत भी इधर उधर हो गया है। बाकी मैं आपको प्रतिदिन 2 वीडियो के माध्यम से 40 क्लासों की सहायता से आपका सिलेबस को पूरी तरह समाप्त करा दूंगा, ठीक ना। परेशान नहीं होना है, बस आप मोटिवेशन बनाए रहें। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही सब चीज़ हम लोग के लिए मोटिवेशन है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आज जो 8 बजे क्लास आएगा उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसद, विधानमंडल और संसद की जो कार्रवाई है, जैसे कि जो आप पढ़े होंगे शून्यकाल, प्रश्नकाल, उसके बाद समितियाँ पढ़े होंगे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन सब के बारे में मैं आपको एकदम मज़ेदार क्लास के सहायता से पढ़ा दूंगा और याद करा दूंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।